लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने किसे कहते हैं ये आपने पढ़ा, तो फिर से बतला दें कि लोहे पर जंग लगना क्या है। नमी युक्त वायु से क्रिया करके लोहे की सतह पर लाल भूरे बादामी रंग का एक परत जमा हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं, और पूरी परिघटना जंग लगना कहलाती है। जंग लगना एक संक्षारण की प्रक्रिया का उदाहरण है। संक्षारण सने सने धातुओं का क्षरण होता है या धातु की सतह का कलुषित होना होता है, तो लोहा अपना रंग खो देता है, वही लोहे पर जंग लगना कहलाता है। अब लोहे पर जंग लगने की क्रिया को प्रेरित कौन कौन से कारक करते हैं, तो उसमें हमने आपको बतलाए होंगे पिछली वीडियो में। लोहे में यदि अशुद्धि उपस्थित होगी तो उसका संक्षारण शीघ्रता से होगा। यदि उसमें नमी उपस्थित होगी, नमी या नम वातावरण की बात कर रहे हैं, नमी उपस्थित होगी तो संक्षारण की क्रिया तीव्रता से होगा। वायु की उपस्थिति होगी तो संक्षारण की क्रिया को प्रेरित करेगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति होगी तो भी संक्षारण की प्रक्रिया तीव्रता से होगी। और जल में यदि वैध अपघट्य की उपस्थिति हो गई तो भी संक्षारण की तीव्रता बढ़ जाएगी, मतलब प्रेरित हो जाएगी। तो ये संक्षारण की को प्रेरित या जंग को प्रेरित करने वाले कारक हो गए। अब कहते हैं कि सर आपने बताया कि जंग लगना एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम है, तो वैद्युत रासायनिक प्रक्रम के तहत उसमें एक अत्यंत लघु गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। आपने कहा सर गैल्वेनिक सेल कैसे बन जाता है, तो जो धातु की सतह है उसके दो भाग, एक एनोडिक क्षेत्र की तरह कार्य करने लगता है और दूसरा कैथोडिक क्षेत्र की तरह कार्य करने लगता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जबकि कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया संपादित होती है। और आप जानते हैं कि अभी ऊपर ही अपने लोहे पे जंग लगने को प्रेरित करने वाले कारक में नमी युक्त वायु की बात किया है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया है। तो जब नमी युक्त वायु की बात कर रहे हैं, मतलब सेल की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना रहता है। कार्बोनिक अम्ल जल जैसे एक वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है या जल में टूटता है और H प्लस आयन और बाई कार्बोनेट आयन बना लेता है। दो आयन में टूट गया ना, यह एक वैद्युत अपघट्य, मतलब लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया में कार्बनिक अम्ल किसका कार्य करता है, तो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो अत्यंत लघु गैल्वेनिक सेल बना, एक भाग एनोडिक क्षेत्र बना और दूसरा कैथोडिक क्षेत्र बना। तो एनोडिक क्षेत्र में आयरन का ऑक्सीकरण होता है, Fe2+ में बदला, इतने इलेक्ट्रॉन निकाले। हमने इस इलेक्ट्रॉन को केवल अरेंज कर दिया है ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाए। एक आयरन लेंगे तो एक Fe2+ लिखेंगे, दो लेंगे तो दो कर दिया हमने। और आप ये वाला मान कहेंगे कि सर जी आयरन का मानक अपचयन विभव का मान कहाँ से लिया, तो हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी से मान दिया। और कैथोड क्षेत्र पर चले तो कैथोड पर ये नमी युक्त वायु है जो इसी H+ के साथ, और ये जो आपके वैद्युत अपघट्य था आपकी सतह पर, वो कार्बनिक अम्ल उसने H+ आयन दिया, ये परस्पर जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कितना हमें मानक अपचयन विभव प्राप्त हुआ, तो +1.230 वोल्ट प्राप्त हुआ। आप दोनों सेल को जोड़ दें, ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है, ये कैथोड क्षेत्र पर होने वाली अभिक्रिया है। एनोडिक क्षेत्र और कैथोडिक क्षेत्र की अभिक्रियाओं को जोड़ दें। ऊपर वाला क्या है, ऑक्सीडेशन है, नीचे वाला क्या है, रिडक्शन है। दोनों को जोड़ देंगे तो पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। पूर्ण सेल अभिक्रिया को जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2Fe + O2 + 4H+ = 2Fe पे 2 + 2H2O। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ई सेल मिलेगा, E0 सेल क्या होगा, तो आपको बताया गया हैगा E कैथोड माइनस E एनोड, ये सूत्र बताया गया है, E राइट माइनस E लेफ्ट। तो कैथोड पर कौन है, नीचे वाला +1.23
माइनस ये मान किस में आया है, माइनस में 0.44, तब जुड़ जाएगा प्लस 1.67 वोल्ट। मतलब जब कहे ना क्या तात्पर्य कि लोहे पर जो जंग लगती है, उस जंग लगने के दौरान जो अत्यंत लघु गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है, उस सेल, वह जो अत्यंत लघु गैल्वेनिक सेल है, उसका सेल विभव कितना होता है, 1.67 वोल्ट की करंट निकलती है, जिस कारण एक बार जंग लग गया तो जंग लगने की दर बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ये है पूरा का पूरा जंग लगने की क्रियाविधि। आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रम कैसे है, लोहे पर जंग लगने की वैद्युत रासायनिक प्रक्रम कैसे है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया कैसे है, तो आप ये क्रिया को दर्शा देंगे, आप पूरे अंक पा जाएंगे। अब बात करते हैं लोहे पे जंग लगना। अब जंग लग गया तो उसको बचाएंगे कैसे, के लिए कोई न कोई उपाय लगाते हैं, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संरक्षण से के संक्षारण से रोकथाम कैसे करेंगे, धातुओं को संचारित होने से कैसे बचाएंगे, तो आपको देखना है। तो इसमें आपको याद रखना होगा, पहला, जो भी आपकी धातु जो संचारित हो रही है, उस संचारण को बचाने के लिए, उसे संचारित होने से बचाने के लिए उस पर कम सक्रिय धातु का लेपन कर देंगे। पहला, कम सक्रिय धातु का वैद्युत लेपन करके, इलेक्ट्रोफ्लेरिंग कर दें, वैद्युत लेपन करके धातु को संचारित होने से बचाया जा सकता है। और कैसे, तो कहता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपने बताया, लिखवा, सरकाना, मंगल, मंजन, कर, फेकी, सेडी, कोनी, सनपब, फिर कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम और गोल्ड। तो आपने इसमें देखा ऊपर से नीचे जाती है तो सक्रियता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ज़्यादा सक्रिय धातु पर कम सक्रिय धातु का लेपन कर दिया जाए, कहने का मतलब आयरन के ऊपर निकेल की लेपिंग कर दी जाए, तो जो आयरन पहले ज़्यादा संचारित होता था, निकेल के लेपन के बाद वह कम संचारित होगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा सक्रिय है जबकि निकेल कम सक्रिय धातु है। तो पहले निकेल संचारित हो जाएगा, तत्पश्चात आपका आयरन संचारित होगा, तो संचारण की दर पहले से कम हो जाएगी। तो कम सक्रिय धातु का वैद्युत लेपन करके अधिक सक्रिय धातुओं को संचारित होने से बचाया जा सकता है। नंबर दूसरा, धातुओं की शुद्धता, धातुओं की शुद्धता। कहने का तात्पर्य, यदि ज़्यादा शुद्ध धातु होगी, 100% शुद्ध होगी, 99.99% शुद्ध होगी, तो वो धातु कम संचारित होगी, उसकी तुलना में जो धातु में हमने इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ ज़्यादा मिलाई हैं। तो जिस धातु के अंदर अशुद्धियाँ कम होंगी, वो संचारित होने की उसकी दर क्या होगी, कम होगी। तो उसकी शुद्धता बढ़ाकर, धातु की शुद्धता बढ़ाकर हम संचारित होने से बचा सकते। तीसरा है तेल का लेपन करके, तेल या ग्रीस का लेपन करके। आपने गांव में देखा होगा कि जिस कल चलता है, जिसके यहाँ तो कल चलता है तो कढ़ा में रस पकाया जाता है और गुड़ का निर्माण होता है। जो कढ़ा होता है वो लोहे का बना होता है। उसको संचारित होने से बचाने के लिए गांव के लोग क्या करते हैं, जब काम खत्म हो जाता है तत्पश्चात उस पर मोबिल या ग्रीस लगा के उसको अंदर तहखाने में रख देते हैं और फिर अगले साल उसकी आवश्यकता अनुसार उसको बाहर निकालते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, इस दौरान उस पर नमी और वायु का कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव न पड़ने के कारण जो आपका कढ़ा होता है या कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई होती है, वो कम संचारित होती है। तो तेल और ग्रीस का लेपन करके भी हम धातुओं को संचारित होने से बचा सकते हैं। नंबर चौथा, यदि हम जंग की बात कर रहे हैं, लोहे की जंग की बात कर रहे हैं, तब लोहे की जंग लगना बताया होगा, उसे बचाव पूछा जाएगा। तो इसमें दो टर्म आते हैं, एक गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। गैल्वेनीकरण क्या है? तो कहता है कि जब लोहे की सतह पर हम जिंक की, इसकी जिंक धातु की प्लेटिंग कर देते हैं, आयरन की सतह पर हम किसकी प्लेटिंग कर देते हैं? जिंक की वैद्युत लेपन कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया के तहत भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। पहले जिंक खराब होगा, तत्पश्चात आपका आयरन खराब होगा। दूसरा एक टर्म आता है इसी में, टीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूं मैं। टीनिंग, टीनिंग क्या? तो कहता है जब लोहे की सतह पर, लोहे की सतह पर हम टीन का आवरण चढ़ा दें, किसका? टीने का, टीने का आवरण चढ़ा दें एसएन Fe के ऊपर, एसएन धातु का वैद्युत लेपन कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया टीनिंग कहलाती है। अब दोनों प्रक्रिया में आपने सतह पे चढ़ाया, देखिए आपको पढ़ाया गया होगा लिख बा सरकाना मंगल मंजन कर फेंकी सीढ़ी को निशन। देख रहे हैं स्टेनस, आयरन की बात कर रहे हैं हम, आयरन को बचाना है। एक टीन है ये वाला, ये कम सक्रिय है, यदि आपने कम सक्रिय का लेपन किया तो टीनिंग प्रक्रिया है, टीन से किया। और जिंक क्या है? आयरन से ज्यादा सक्रिय है। तो कंडीशन क्या है दोनों में, आपको अंतर क्या है? यदि हमने गैल्वेनीकृत आयरन लिया है, मतलब गैल्वेनीकरण वाला आयरन लिया है जिस पर हमने जिंक की कोटिंग की है, और बाई चांस उस पर स्क्रैच लग जाए, तो संक्षारण की दर पहले की तुलना में बढ़ेगी नहीं, जस की तस रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन की तुलना में जिंक ज्यादा सक्रिय है। जैसे ही इसमें स्क्रैच लगा, सपोज दैट यहाँ स्क्रैच लग गया, तो स्क्रैच लगने की जगह को तुरंत फिलअप हो जाएगा किससे? जिंक ऑक्साइड से। जिंक ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेगी और इसके ऊपर एक पपड़ी नुमा आवरण बन जाएगा, जिससे इसका संचारण जो था वो जस का तस बना रहेगा, ये संचारित कम। सपोज दैट यदि लोहे की टिन है, जो आपके घर के करकट की बात कर रहे हैं, और बाई चांस आपने उसमें स्क्रू के लिए छेद कर दिया, और छेद करने के दौरान वो छेद छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपने क्या किया? ऊपर का जो टिन है, टिन का आवरण हटा दिया। टिन का जैसे ही आवरण हटा दिया, ये आयरन सीधे वायु के संपर्क में आ जाएगा, और जैसे ही वायु के संपर्क में आ जाएगा, उसके संचारण की दर बढ़ जाएगी, पहले से क्या हो जाएगी? बढ़। तो टीनिंग और गैल्वेनीकरण में कौन ज्यादा धातु को संचारित होने से बचा पाएगा? तो आंसर हमेशा रहेगा गैल्वेनीकृत आयरन। टीनिंग वाली प्रक्रिया के तहत जो प्राप्त आयरन होगा, या प्लेटिंग वाला टीन प्लेटिंग वाला आयरन होगा, उसमें संचारित सबसे कम आपका गैल्वेनीकृत आयरन होगा। कारण क्या है? यहाँ जिंक जल्दी क्रिया करके ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड बना के उस पपड़ी को मतलब फिलअप कर देगा। सपोज दैट हमें चोट लगी और चोट को फीलिंग एरिया में हमने तुरंत क्रीम लगा दिया तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार गैल्वेनीकृत आयरन होता है। और यदि आपने यहाँ लिया और आपने काट दिया तो ऊपर की त्वचा सख्त होने के कारण ये अब आसानी से रिएक्शन नहीं करेगी, अंदर वाली अस्थि मज्जा के साथ एयर कांटेक्ट हो जाएगा और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो सेम कंडीशन आपके टिनिंग आयरन और गैल्वेनीकृत आयरन में। नंबर ये तो आपका गैल्वेनीकृत हुआ, गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग हो गया। नंबर 5वां और आखिरी जो प्रक्रिया है वो होती है एल्युमिनियम फास्फेट। एल्युमिनियम फास्फेट ये क्या होता है? एक जंग रोधी पदार्थ होता है। तो जंग रोधी पदार्थ का लेपन करके भी, जिसको आप
जनरली प्राइमर जानते होंगे। प्राइमर की कोटिंग करके लोहे के ऊपर प्राइमर चढ़ा देने पर उसका जंग लगने की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो कहता है जंग रोधी रसायन का लेपन करके धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तो आपने लोहे पर जंग से या संक्षारण से बचाव के उपाय पूछे जाएं तो ये अच्छे से आप बता पाएंगे। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप बुक का अनुपालन करें। बुक में अच्छे से और दिया गया होगा, जो भी समस्याएं होंगी वो आप हमसे डिस्कस कर सकती हैं। यह चैप्टर अब पूर्णतः वैद्युत रसायन खत्म होता है। हम अगले चैप्टर रासायनिक बलगतिकी की बात अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।